कल के सेशन में हम लोग कांग्रेस को शुरू किए थे और कांग्रेस के महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन से हम आपको अवगत करवाए थे। महत्वपूर्ण किया 1885 से 1896 तक कांग्रेस के हर वार्षिक अधिवेशन से हम आपको रूबरू करवाए थे। हर वार्षिक अधिवेशन की जानकारी हमने आपको दिया था, लेकिन उसमें इक्का दुक्का वार्षिक अधिवेशन के विषय में हमने आपको बताया था ये परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण नहीं है। तो कल के सेशन के एक दो बात को पूछते हैं, आप सम्मिलित रूप से ही जवाब दीजिए और फिर आज जो है 1896 से आगे के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन से हम लोग होंगे अवगत। ठीक है, तो गुरुजी लोग बताइएगा आप हमको, कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन हुए? जॉर्ज यूले। कांग्रेस के कौन ऐसे राजनेता हुए जो ना तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में और ना गार्डन पार्टी में भाग लिए? एसएन बनर्जी। कांग्रेस का वर्ष 1892 में वार्षिक अधिवेशन कहां होना था? कहां? लंदन में ना, लेकिन हुआ नहीं ना। हुआ कहां? इलाहाबाद में। कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में दादा भाई नेरोजी के द्वारा दिए गए धन के निष्कासन के सिद्धांत को स्वीकार किया? 1896 का 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है इसकी रचना कौन किया? बंकिम चंद्र। इतना बात याद है ना? देखिए, अब 1896 से आगे जो बताने जा रहे हैं आपको हम सब बता देंगे, हम सारा वार्षिक अधिवेशन बताएंगे, लेकिन जिसको बोलेंगे अननेसेसरी है ना, नोट तो आप सब लोग ले ही लिए होंगे, जिसको बोलेंगे अननेसेसरी है वहां पे काट दीजिएगा, मतलब उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। हम जानकारी के लिए ऐसे सब बता देते हैं, लेकिन जहां पे बता देंगे कि ये अननेसेसरी है, जरूरी न है, उसको काट दीजिएगा, मतलब उसको याद नहीं रखना है, समझे? तो अब आइए, छोड़ दीजिए, बाद में काटिएगा। आइए, 1896 के बाद वर्ष 1897, वर्ष 1897 में कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन है वह आंध्र प्रदेश के एक प्रमुख शहर अमरावती में हुआ था। आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख शहर है अमरावती, यहां पर अमरावती है। अमरावती में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1897 में हुआ था। कांग्रेस के इस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता शंकरन नायर ने किया था। शंकरन नायर, देखिए ये वही शंकरन नायर है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के वजह से वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था, वही शंकरन नायर है। तो 1897 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आंध्र प्रदेश के अमरावती में हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है आपको किया था कौन? शंकरन नायर। शंकरन नायर। इसके बाद 1898 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ मद्रास में। मद्रास में जो 1898 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ, इस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता आपको आनंद मोहन बोस ने किया था। आनंद मोहन बोस ने किया था। इसके बाद 1899 की अगर हम लोग बात करें तो 1899 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था आपको लखनऊ में। 1899 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो है आपको लखनऊ में हुआ था और इस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता आरसी दत्त ने किया था। आरसी दत्त ने किया था। फिर वर्ष 1900 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था लाहौर में। 1900 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था लाहौर में और इस अधिवेशन की अध्यक्षता एनजी चंदावारकर ने जो है इस अधिवेशन की आपको अध्यक्षता किया। इसके बाद वर्ष 1901
1901 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अगर हम लोग बात करें तो कांग्रेस का यह वार्षिक अधिवेशन हुआ था कोलकाता में। 1901 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कोलकाता में हुआ था और कोलकाता में हो रहे कांग्रेस के इस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता दिनसा वाचा ने किया था। दिनसा वाचा ने किया था और इस वार्षिक अधिवेशन में महात्मा गांधी पहली बार भाग लिए थे। महात्मा गांधी जो है आपको पहली बार भाग लिए थे। अब आप देखिएगा, ये जो अभी कांग्रेस के 5 अधिवेशन से हम आपको अवगत करवाए हैं, इस 5 अधिवेशन में अगर परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो लास्ट वाला जो 1901 का कांग्रेस का कोलकाता का वार्षिक अधिवेशन है, परीक्षा के दृष्टिकोण से सिर्फ वो महत्वपूर्ण है। परीक्षा के दृष्टिकोण से जो है सिर्फ वही महत्वपूर्ण है, उसके अलावा अन्य कोई भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है। अब आप यहां पर थोड़ा सा सुनिएगा, देखिए महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए और 1893 ईस्वी से लेकर के 1914 ईस्वी तक दक्षिण अफ्रीका में रहे और पुनः गांधी जी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से आ गए भारत, फाइनली आ गए। लेकिन गांधी जी जो 1893 से 1914 ईस्वी तक दक्षिण अफ्रीका में रहे थे, उस क्रम में महात्मा गांधी ने आपको लंदन की यात्रा किया, उस क्रम में गांधी जी भारत की भी यात्रा किए थे और उसी क्रम में गांधी जी 1901 ईस्वी में भारत आए थे और पुनः चले भी गए थे। 1901 में आए थे, 1902 में गए थे, कुछ दिन भारत में रुके और तब गए थे भारत में। कुछ दिन 1901 ईस्वी में जब गांधी जी भारत आए तो कुछ दिन गांधी जी भारत में रुके और फिर 1902 ईस्वी में जो है वो दक्षिण अफ्रीका वापस लौट गए थे। तो 1901 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में गांधी जी भाग लिए थे और पहली बार गांधी जी कांग्रेस के इसी वार्षिक अधिवेशन में जो है आपको भाग लिए थे। यह किसी परीक्षा का पूछा हुआ क्वेश्चन है और आगे भी इसके विषय में आपसे किसी न किसी परीक्षा में निश्चित तौर पर जो है पूछा जा सकता है। तो अभी जो 4-5 वार्षिक अधिवेशन से हम आपको अवगत करवाए हैं, इन 5 वार्षिक अधिवेशनों में अगर देखा जाए तो जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो याद रखने वाला है, वह 1901 का कांग्रेस का कोलकाता का वार्षिक अधिवेशन है। समझ गए? तो ऐसे हम लोग सब याद कर लेते हैं, लेकिन जो है ये 3-4 को अंटिक मार दीजिएगा ताकि बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। समझ गए? तो आइएगा, 1897 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? कहां हुआ है? अध्यक्षता किसने किया? अध्यक्षता किसने किया? 1898 में। 1898 में अध्यक्षता किसने किया? अध्यक्षता किसने किया? और 1899 में 1899 अध्यक्षता किसने किया? अध्यक्षता किसने किया? 1900 ईस्वी में 1900 ईस्वी अध्यक्षता किसने किया? अध्यक्षता किसने किया? 1901 में कहां हुआ? 1901 में कोलकाता, 1901 में और अध्यक्षता किसने किया? अध्यक्षता किसने किया? महात्मा गांधी सर्वप्रथम कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में भाग लिए? 1901 का कोलकाता का वार्षिक अधिवेशन। महात्मा गांधी सर्वप्रथम कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में भाग लिए? 1901 का कोलकाता का वार्षिक अधिवेशन। क्लियर है ये बात? इसके बाद 1902 ईस्वी की अगर हम लोग बात करें तो वर्ष 1902 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। गुजरात के अहमदाबाद में 1902 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था और कांग्रेस के 1902 के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किया था आपको एसएन बनर्जी ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। और देखिए, ध्यान दीजिएगा गुरुजी लोग, कांग्रेस की स्थापना में सुरेंद्रनाथ बनर्जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर किसी भारतीय का कांग्रेस की स्थापना में योगदान को अगर देखा जाए तो एसएन बनर्जी का कांग्रेस की स्थापना में सबसे बड़ा योगदान रहा है और उन्होंने कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की 2 बार अध्यक्षता की है। पहली बार 1895 पुणे
और दूसरी बार 1902 अहमदाबाद। एसएन बनर्जी के इन दोनों वार्षिक अधिवेशन से आप अवगत रहेंगे और इसको आप याद भी रखेंगे। और याद रखने के पीछे कारण हमने आपको यह बात बतलाया है क्योंकि एसएन बनर्जी का ए.ओ. ह्यूम के बाद दूसरा सबसे बड़ा योगदान कांग्रेस की स्थापना में किसी का रहा है तो वह रहा है एसएन बनर्जी का। इसलिए एसएन बनर्जी ने जो कांग्रेस के 2 वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की है उस दोनों को याद रखना है। 1895 में पूना में हो रहे वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता एसएन बनर्जी ने किया और 1902 में अहमदाबाद में हो रहे कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता एसएन बनर्जी ने किया। इसके बाद वर्ष 1903 की अगर हम लोग बात करें तो वर्ष 1903 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ मद्रास में। और मद्रास में जो 1903 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ इसकी अध्यक्षता किया मोहन लाल घोष ने किया। खैर कांग्रेस के इस वार्षिक अधिवेशन का बहुत ज्यादा ऐतिहासिक महत्व तो नहीं है। इसके बाद कांग्रेस का 1904 में अगर देखा जाए तो 1904 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था मुंबई में। 1904 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मुंबई में हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सर हेनरी कॉटन ने 1904 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किया। और इस वार्षिक अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना पहली बार भाग लिए थे। मोहम्मद अली जिन्ना की अगर हम लोग बात करें तो जो मोहम्मद अली जिन्ना है वे पहली बार कांग्रेस के 1904 के मुंबई में हो रहे वार्षिक अधिवेशन में भाग लिए थे। और आप इस बात को जानिए, जिन्ना का भारत की राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश कांग्रेस के सदस्य के तौर पर हुआ था। जिन्ना कांग्रेसी हुआ करते थे। जिन्ना का भारत की राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश कांग्रेस के सदस्य के तौर पर हुआ था। लेकिन महात्मा गांधी ने 1920 ईस्वी में जो असहयोग आंदोलन शुरू किया उस असहयोग आंदोलन से जिन्ना सहमत नहीं थे, जिस वजह से जिन्ना ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। और फिर जिन्ना मुस्लिम लीग में चले गए और मुस्लिम लीग उन्हीं के इशारों पर चलने लगा। और फिर जिन्ना के नेतृत्व में ही मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण को लेकर के आंदोलन किया और अंततः जिन्ना के आंदोलन के कारण ही भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। आजादी के समय भारत में जो दंगा जोरों शोरों से चल रहा था उसका मूल कारण था आपको जिन्ना, समझ गए। तो भारत विभाजन में जिन्ना का बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसमें कतई कोई दोहराई नहीं है। तो जिन्ना कांग्रेस के 1904 के मुंबई के वार्षिक अधिवेशन में जो है आपको पहली बार भाग लिया था। इसके बाद वर्ष 1905 की अगर हम लोग बात करें तो वर्ष 1905 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ बनारस में 1905 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ और कांग्रेस के इस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की गोपाल कृष्ण गोखले ने। और गोपाल कृष्ण गोखले की अगर आप बात करेंगे तो ब्रिटिश काल के समय गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष के नेता का दर्जा दिया गया था। और देखिए विपक्ष के नेता का काम क्या होता है पता है? सरकार की नीतियों की आलोचना करना विपक्ष के नेता का काम होता है, समझ गए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो भी नीतियां लाया करती थी उसका सबसे पहले विरोध बढ़ चढ़कर आपको गोपाल कृष्ण गोखले किया करते थे। यही वजह है कि ब्रिटिश काल में ब्रिटिश शासन के दौरान गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष के नेता का दर्जा दिया गया था। और गोपाल कृष्ण गोखले ने ही 1905 ईस्वी में इंडिया सर्वेंट सोसाइटी नामक संगठन की स्थापना की। और साथ ही साथ आपको जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को उनका हक और अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे तो गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी से मिलने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे। और गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले के विचारधारा से काफी अधिक प्रभावित हुए। और फिर जो है आपको गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना। इसके बाद वर्ष 1906 की अगर हम लोग बात करें तो वर्ष 1906 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ कोलकाता में। 1906 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ कोलकाता में। और 1906 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कोलकाता में हुआ, कांग्रेस के इस वार्षिक अधिवेशन का अध्यक्ष
कांग्रेस के गरम दल वाले चाह रहे थे कि लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक बने, लेकिन दादा भाई नेरोजी ने अपना नाम आगे कर दिया, जिस वजह से लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक दोनों अपना नाम पीछे खींच लिया और अंततः 1906 के कांग्रेस के कोलकाता में हो रहे वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नेरोजी ने किया। दादा भाई नेरोजी ने किया। और दादा भाई नेरोजी की अगर आप बात करेंगे तो दादा भाई नेरोजी ने कांग्रेस के 3 बार वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किया है। दादा भाई नेरोजी 1886 के कोलकाता, 1893 के लाहौर और 1906 के कोलकाता। 1906 के कोलकाता। यह प्रश्न किसी परीक्षा का पूछा हुआ है कि दादा भाई नेरोजी ने कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कितनी बार किया है। एक बार परीक्षा पूछ दिया है, आगे भी होने वाला परीक्षा में यह प्रश्न निश्चित तौर पर पूछा जाएगा कि दादा भाई नेरोजी कांग्रेस के 3 कौन से वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किए या कितनी बार किए, क्योंकि एक बार जो प्रश्न पूछ दिया जाता है किसी भी कंपटीशन में, उस प्रश्न के पूछने की संभावना आगे काफी अधिक होती है। तो दादा भाई नेरोजी ने जो कांग्रेस के 3 बार वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की है, उससे आप निश्चित तौर पर अवगत रहेंगे। समझ गए? तो यह हो गई। इसके बाद दादा भाई नेरोजी ने बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय तथा कांग्रेस के उग्रवादी नेताओं के दबाव में आकर इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए 1906 के कांग्रेस के कोलकाता के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए स्वराज शब्द का प्रयोग किया। स्वराज शब्द का प्रयोग किया। पहली बार कांग्रेस के मन से स्वराज शब्द का प्रयोग दादा भाई नेरोजी के द्वारा ही 1906 के कांग्रेस के कलकत्ता के वार्षिक अधिवेशन में किया गया था। तो पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग जो है आपको इसी में किया गया है। क्लियर है बात? अब आइए इसमें जानते हैं, एगो 1903 के वार्षिक अधिवेशन को छोड़ करके बाद बाकी सब वार्षिक अधिवेशन महत्वपूर्ण है। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो महत्वपूर्ण नहीं है। समझ गए? तो आइए इसको करते हैं याद। 1902 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? 1902 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? अध्यक्षता किसने किया? एसएन बनर्जी ने किया। चलिए ठीक है। इसके बाद जो है, अब आप हमको यह बात बताइएगा, कांग्रेस के द्वितीय संस्थापक माने जाने वाले एसएन बनर्जी ने कितनी बार कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किया है? कितनी बार? कब? 1895 पुणे और 1902 अहमदाबाद। 1895 पुणे और 1902 अहमदाबाद। क्लियर है ये बात? तो एसएन बनर्जी ने कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कितनी बार की? कब? 1895 पुणे और 1902। इसके बाद 1903 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? अध्यक्षता किसने किया? उतना ज्यादा जरूरी नहीं है। समझ गए? इसके बाद 1904 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? मुंबई। कहां हुआ? 1904 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? अध्यक्षता किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पहली बार भाग लिया? 1904 का मुंबई का वार्षिक अधिवेशन। मोहम्मद अली जिन्ना पहली बार कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में भाग लिया? 1904 का मुंबई का वार्षिक अधिवेशन। 1905 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? गोपाल कृष्ण। 1905 के कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? गोपाल कृष्ण। कांग्रेस के ब्रिटिश शासन के दौरान विपक्ष के नेता का दर्जा किसे दिया जाता है? किसे दिया जाता है? महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था? इंडिया सर्वेंट सोसाइटी की स्थापना किसने की है? गोपाल कृष्ण गोखले ने इंडिया सर्वेंट सोसाइटी की स्थापना कब किया? 1905। गोपाल कृष्ण गोखले ने इंडिया सर्वेंट सोसाइटी की स्थापना कब किया? 1906 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? अध्यक्षता किसने किया? अच्छा, कांग्रेस के मन से स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? दादा भाई
कांग्रेस के मन से स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? दादा भाई। और इसके बाद जो है आपको दादा भाई नेरोजी ने कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस के मन से स्वराज शब्द का प्रयोग किया? 1906 का कलकत्ता का अधिवेशन। दादा भाई नेरोजी ने कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कितनी बार किया? कितनी बार किया है? 3 बार किया है। कब कब? 1886 कलकत्ता, 1893 लाहौर, 1906 कलकत्ता। दादा भाई नेरोजी ने कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कितनी बार किया? कितनी बार किया है? कब कब? क्लियर है यहां तक बात? चलिए अब आगे आ जाइए। 1906 तक हो गया है। इससे आगे बढ़ते हैं 1907 और उससे आगे। ठीक है, वर्ष 1907 की अगर हम लोग बात करें तो वर्ष 1907 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, वर्ष 1907 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आपको पूना में होना था। सुनिएगा, समझिएगा इस बात को। देखिए हुआ क्या था, 1905 का ईस्वी, 1905 का ईस्वी बंगाल के विभाजन के लिए प्रसिद्ध है। 1905 ईस्वी में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी या बंगभंग आंदोलन, बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी या बंगभंग आंदोलन चलाए गए। स्वदेशी या बंगभंग आंदोलन चलाने का तरीका क्या होगा, इसका निर्धारण कांग्रेस का अध्यक्ष ही करता था। स्वदेशी या बंगभंग आंदोलन का दिशा और दशा क्या होगा, इसका निर्धारण कांग्रेस के अध्यक्ष ही किया करते थे। कांग्रेस के जो गरम दल के लोग थे वो चाहते थे कि बंगभंग आंदोलन का प्रसार पूरे भारतवर्ष में, और कांग्रेस के जो नरम दल के लोग थे वे चाहते थे कि बंगभंग आंदोलन सिर्फ बंगाल में हो, सिर्फ बंगाल तक सीमित रहे, सिर्फ बंगाल में हो। और कांग्रेस के अध्यक्ष ही बंगभंग आंदोलन के दिशा और दशा को तय करने का काम किया करता था, दिशा और दशा को तय करने का काम किया करता था। ठीक है, तो 1906 में भी कांग्रेस के गरम दल वाले अध्यक्ष बनना चाहते थे, लेकिन दादा भाई नेरोजी जब अपने नाम को आगे कर दिया तो फिर कांग्रेस के गरम दल वाले अपना नाम पीछे कर लिए, अपना नाम पीछे कर लिए। इसके बाद कांग्रेस के जो उग्रवादी विचारधारा के थे या गरम दल वाले थे, वे चाहते थे कि कांग्रेस का 1907 में वार्षिक अधिवेशन हो पुणे में, क्योंकि पूना उग्रवादियों का गढ़ था। वही उदारवादी चाहते थे कि सूरत में हो, क्योंकि सूरत उदारवादियों का गढ़ था, सूरत उदारवादियों का गढ़ था। अंग्रेजों को कांग्रेस के उदारवादियों से ज्यादा दिक्कत नहीं था, लेकिन उग्रवादियों से दिक्कत था। तो अंग्रेज कांग्रेस के उदारवादियों को समर्थन प्रदान करता था, उग्रवादियों का विरोध करता था। और अंततः 1907 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ सूरत में। अंततः 1907 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ कहां पर? आपको सूरत में, गुजरात के सूरत में। गुजरात के सूरत में 1907 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ, और इस वार्षिक अधिवेशन में भी कांग्रेस के उग्रवादी अध्यक्ष लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक को बनाना चाहता था, और कांग्रेस के उदारवादी इस अधिवेशन का अध्यक्ष रास बिहारी घोष को बनाना चाहता था। और अंततः कांग्रेस के 1907 के सूरत के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किया रास बिहारी घोष ने, रास बिहारी घोष ने। और ध्यान दीजिएगा एक बात और आप लोग, एगो रास बिहारी बोस होता है और एगो रास बिहारी घोष होता है, दोनों अलग अलग है, दोनों एक नहीं है बल्कि दोनों अलग अलग है। रास बिहारी बोस की अगर हम लोग बात करें तो वे क्रांतिकारी थे, रास बिहारी बोस की अगर हम लोग बात करें तो वे क्रांतिकारी थे,
और रास बिहारी घोष की अगर हम बात करें तो ये कांग्रेसी थे और ये कांग्रेस के अंतर्गत उदारवादी विचारधारा के थे। कांग्रेस के अंतर्गत उदारवादी विचारधारा के थे और कांग्रेस के इस वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस स्पष्ट तौर पर पहली बार दो भाग में बंट गया। कांग्रेस में दो विचारधारा के लोग थे, उदारवादी उग्रवादी, ये ठीक है, लेकिन कांग्रेस स्पष्ट तौर पर जो पहली बार दो भागों में विभाजित हुआ है वह 1907 के सूरत में हो रहे वार्षिक अधिवेशन में विभाजित हुआ है, जिस वजह से इसे सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है। और आपको कांग्रेस में यह विभाजन अध्यक्ष बनने को लेकर हुआ था। कांग्रेस में पहली बार फूट 1907 में सूरत में अध्यक्ष बनने को लेकर के जो है आपको हुआ था। 1907 के बाद कांग्रेस का अगला वार्षिक अधिवेशन 1908 में मद्रास में हुआ। 1908 में मद्रास में हुआ। 1908 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मद्रास में हुआ, मद्रास में हो रहे इस वार्षिक अधिवेशन की भी अध्यक्षता किए रास बिहारी घोष। और 1908 के कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन के दौरान ही कांग्रेस के लिए एक संविधान का निर्माण किया गया। कांग्रेस के लिए एक संविधान का निर्माण जो है आपको 1908 के कांग्रेस के मद्रास के वार्षिक अधिवेशन में जो है आपको किया गया था। इसके बाद 1909 ईस्वी की अगर हम लोग बात करें तो 1909 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ लाहौर में। 1909 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ और 1909 के कांग्रेस के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने किया। और कांग्रेस के इसी वार्षिक अधिवेशन के दौरान भारत का सबसे लोकप्रिय वायसराय लॉर्ड रिपन को घोषित किया गया था। लॉर्ड रिपन, देखिए ध्यान दीजिएगा, रॉबर्ट क्लाइव से लेकर के माउंटबेटन तक जितने भी वायसराय हुए हैं उन सभी वायसरायों में अगर देखा जाए तो सबसे लोकप्रिय वायसराय लॉर्ड रिपन और सबसे अलोकप्रिय वायसराय लॉर्ड कर्जन। तो 1909 का जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने किया था, कांग्रेस के इसी वार्षिक अधिवेशन में जो है आपको लॉर्ड रिपन को भारत का सबसे लोकप्रिय वायसराय घोषित किया गया। इसके बाद वर्ष 1910 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में। और 1910 ईस्वी में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था, कांग्रेस के इलाहाबाद के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए किया था विलियम बेडर वर्न ने जो है आपको कांग्रेस के इस वार्षिक अधिवेशन की जो है आपको अध्यक्षता किया। ये वही विलियम बेडर वर्न है जो कि एओ ह्यूम के जिम्नीकार थे। इन्होंने कांग्रेस के 2 बार वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किया है, 1889 मुंबई और 1910 इलाहाबाद। 1889 मुंबई और 1910 इलाहाबाद। क्लियर है? तो यहां तक अब चीजों को हम लोग याद कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। समझ गए? बताइए 1907 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ है? अध्यक्षता किसने किया? इस अधिवेशन में कांग्रेस 2 भाग में बटा था। गरम दल और कांग्रेस में पहली बार फूट कब पड़ी है? किस बात को लेकर फूट पड़ा था? अध्यक्ष बनने को लेकर। किस बात को लेकर? तो 1907 में जो पहली बार कांग्रेस में फूट पड़ी थी, किस बात को लेकर पड़ी? अध्यक्ष बनने को लेकर। इसके बाद 1908 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? 1908 में अध्यक्षता किसने किया? कांग्रेस के लिए संविधान का निर्माण किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ? 1908 मद्रास। कांग्रेस के लिए संविधान का निर्माण किस वार्षिक अधिवेशन में? कांग्रेस के लिए संविधान का निर्माण किस वार्षिक अधिवेशन? 1908 मद्रास। 1909 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ है? 1909 में कहां हुआ है? अध्यक्षता किसने किया है? मदन मोहन। और इस वार्षिक अधिवेशन में भारत का सबसे लोकप्रिय वायसराय किसे घोषित किया गया? 1910 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? अध्यक्षता किसने किया?
एओ ह्यूम के जीवनीकार कौन थे? एओ ह्यूम के जीवनीकार। इन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कितनी बार किया? कितनी बार किया है? कब कब? 1889 और 1900, 1889 और 1910। चलिए, और सब बढ़िया है, यहां से आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो लोग सो रही हैं, लड़की या लड़का, ठीक है, एक तो जो भी सो रहा है या सो रही है वो एक तो गलत तरीका से बैठा हुआ है या बैठी हुई है। थोड़ा अच्छा से बैठिए हो, हे माथा और पर से हाथ हटाइए, काहे इतना चिंता करते हैं? कौन चीज का चिंता? शादी ब्याह तो नहीं है हुआ है, इतना चिंता बताइए। अभी तो माँ बाप के पैसा पर पलते होंगे, माँ बाप के पैसा पर पलते हैं तो सोचने का क्या है? हाँ, चलिए, तो एक तो थोड़ा सही से बैठिए आप लोग, ठीक है, थोड़ा जो है सावधान मुद्रा में आप लोग बैठते हैं, विश्राम मुद्रा में, सावधान मुद्रा में एकदम सावधान, विश्राम मुद्रा में जो मन करते रहिए। तो जो हमारी दीदी जी लोग सो रही है, आप ही मत सोचे कि हम आपको नहीं देख पा रहे हैं। आप पीछे में भी बैठे हुए हम आपको देख पा रहे हैं। चश्मा पहन पहन के सोते हैं आप लोग कि चश्मा है थोड़े मास्टर को दिखाई देगा, हमको दिखाई कैसे नहीं देगा, समझे? और लड़का लोग भी कुछ देखिए, सीरियस होइए, सीरियस, अपने में सीरियसनेस लाइए। महाराज कहाँ है आप? देखते ना है कटअप 100 में 80 जाता है, कटअप नहीं देख रहे हैं, 100 में 80 जाता है। थोड़ा अपने में सीरियसनेस लाइए, और जब याद करवाते हैं तो मुंह खोल करके बोलिए, समझ गए? एकदम मुंह में लड्डू लेकर के बैठे हुए हैं। और लड़की लोग भी बोलिए, नहीं तो हम चप्पल खोल के मारेंगे, समझ गए? आप भरम में मत रहिए कि हम कूटते हैं, दोनों को बराबर कूटते हैं, समझे? फाउंडेशन में हाल फिलहाल में तो कुटाई हुआ है, किसी किसी बैच में हुआ है ना? हाँ, समझे? 10 से 12 वाला बैच में हमको लगता हुआ, 8 से 10, 8 से 10 किसी बैच में हुआ है आज हाल फिलहाल में। हाँ, जिस भी बैच में हुआ है। तो लड़की लोगों की भरम में मत रहिएगा कि आप जवाब नहीं दीजिएगा तो आपका हम आरती उतारेंगे, समझे? तो एकदम थोड़ा सा कम खा पी करके आइए, लगता खा पी करके ज्यादा आ जाते हैं, समझे? 6 गो रोटी खाते हैं, 2 गो खा के आइए, समझे? और आप लोग तो दाल भात चोखा खाते होंगे, थोड़ा कम दबा के खाइए। मूंग के दाल का कम यूज कीजिए महाराज, समझे? मूंग के दाल में नशा होता है, दूसरा दाल सब खाइए। अब आगे आइए, तो सोइए नहीं, थोड़ा सावधान मुद्रा में। बड़ी दिक्कत वाली बात है इसमें, देखिए कुछ है नहीं, याद रखना है, और हमको याद है तो आपको भी याद हो सकता है। लेकिन दिक्कत है कि आप अपने प्रति सीरियस नहीं ना है, सीरियसनेस अपने भीतर लाइए थोड़ा सा। आइए अब आगे बढ़ते, हमको खत्म करना आज ही चैप्टर। कहां तक बता दिए थे जी? 1910, 1910। चलिए अब आगे आइए। 1910 के बाद वर्ष 1911, 1911 की अगर हम लोग बात करें तो वर्ष 1911 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ कोलकाता में। 1911 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ कोलकाता में। 1911 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कोलकाता में हुआ, कोलकाता के इस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किया पंडित विशन नारायण धर ने। पंडित विशन नारायण धर ने। इस अधिवेशन का महत्व यह है कि इस अधिवेशन में जनगण मन पहली बार गाया गया था। इस अधिवेशन में जन गण मन पहली बार गाया गया था, जो कि बाद में जाकर बना भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत का राष्ट्रगान। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को जब हुई थी, उसी में भारत के राष्ट्रगान के तौर पर जनगण मन को स्वीकृति प्रदान किया गया था, या जनगण मन की को स्वीकृति दिया गया था। और उसकी रचना जो है आपको रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। तो ये भी बात ध्यान दीजिएगा, आप क्वेश्चन बैंक पलट के देखिएगा, परीक्षा का, एसएससी का, रेलवे का,
यूपीपीसीएस का, बीपीएससी का, यूपीएससी का, इस सब परीक्षा का क्वेश्चन बैंक पलट करके देखिएगा तो ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे कि कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया और कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया। तो दोनों के विषय में आपसे आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो राष्ट्रगीत वाले से हम आपको कल अवगत करवाए थे। राष्ट्रगीत पहली बार 1896 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में और राष्ट्रगान 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। इसके बाद 1912 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन पटना के बांकीपुर में हुआ था और 1912 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो पटना के बांकीपुर में हुआ था, इस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किया था आपको आर.एन. माधोलकर ने। आर.एन. माधोलकर ने किया था। आर.एन. माधोलकर ने किया था और आपको वर्ष 1912 ईस्वी में ही कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम का निधन हुआ था और ए.ओ. ह्यूम के निधन होने के बाद ही कांग्रेस का यह वार्षिक अधिवेशन हुआ था। और जब कांग्रेस का यह वार्षिक अधिवेशन हुआ था तो कांग्रेस के इस वार्षिक अधिवेशन में ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का जनक या पिता घोषित किया गया। कांग्रेस का जनक या पिता घोषित किया गया था। और यह भी बात आपके बीपीएससी परीक्षा का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिहार विशेष है और बीपीएससी का यह पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस के जनक या पिता किस वार्षिक अधिवेशन में घोषित किया गया है? 1912 के बांकीपुर के वार्षिक अधिवेशन में। इसके बाद वर्ष 1913 की अगर हम लोग बात करें तो 1913 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ पाकिस्तान के कराची में। पाकिस्तान के कराची में 1913 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। इस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर, नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर, एक ही व्यक्ति का नाम है, आप ये मत सोचिएगा 4 गो व्यक्ति का नाम, एक ही व्यक्ति का नाम है नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर। उन्हीं के द्वारा जो है 1913 के कांग्रेस के कराची के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद वर्ष 1914 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था मद्रास में और 1914 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मद्रास में हुआ था, मद्रास के इस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता भूपेंद्र नाथ बसु ने किया था। भूपेंद्र नाथ बसु ने जो है कांग्रेस के इस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किया। फिर 1915 की अगर हम लोग बात करें तो 1915 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ मुंबई में। 1915 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मुंबई में हुआ था, कांग्रेस के इस मुंबई के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने किया था। और कांग्रेस के इस वार्षिक अधिवेशन का महत्व किस लिए है आप इस बात को समझिएगा। कांग्रेस के इस वार्षिक अधिवेशन का महत्व इसलिए है क्योंकि कांग्रेस के इस वार्षिक अधिवेशन में लॉर्ड वेलिंगटन भाग लिया था। जो लॉर्ड वेलिंगटन बाद में जाकर के भारत का वायसराय बना था। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936 ईस्वी तक 1931 से 1936 ईस्वी तक भारत के वायसराय के पद पर रहे थे। वही लॉर्ड वेलिंगटन पहली बार आपको 1915 के मुंबई के वार्षिक अधिवेशन में आपको भाग लिया था। आपसे पूछा जाता है कि कौन ऐसे भारतीय वायसराय हुए जिन्होंने कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में भाग लिया, तो लॉर्ड वेलिंगटन। और लॉर्ड वेलिंगटन ने 1915 के मुंबई के वार्षिक अधिवेशन में भाग लिया था। इसके बाद कांग्रेस का वर्ष 1916 में वार्षिक अधिवेशन की अगर हम लोग बात करें तो 1916 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ आपको लखनऊ में। इस बार जो बिहार एसआई का परीक्षा हुआ है, मेंस में संभवतः यह प्रश्न पूछा गया है कि 1916 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ है, तो आंसर हो जाएगा आपको लखनऊ। अब देखिएगा 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की कई सारी विशेषताएं हैं और कांग्रेस का यह वार्षिक अधिवेशन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, किन वजहों से महत्वपूर्ण है, उन सभी वजहों को यहां पर हम लोग जानने का करते हैं प्रयास। देखिए, पहली बात तो यह है कि 1916 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो लखनऊ में हुआ, कांग्रेस के इस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया। ठीक है, पहली बात यह है। अब आप समझिएगा आगे, कांग्रेस के इस अधिवेशन में अगर देखा जाए तो महात्मा गांधी जब
दक्षिण अफ्रीका से फाइनली अपना बोरा बिस्तर समेटकर भारत आ गए। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत आए। 9 जनवरी 1915 को भारत आए। दक्षिण अफ्रीका से फाइनली भारत वापस लौटने के बाद महात्मा गांधी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही महात्मा गांधी की मुलाकात बिहार के चंपारण के भितिहरवा गांव के किसान नेता राजकुमार शुक्ल से हुआ। और राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले और राजकुमार शुक्ल ने अपनी समस्या सुनाया और राजकुमार शुक्ल की समस्या को सुनकर के महात्मा गांधी चंपारण आए। तो गांधी जी से राजकुमार शुक्ल की मुलाकात 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही हुआ था। अगली बात, इस वार्षिक अधिवेशन का अगला महत्व तो यह है कि इस वार्षिक अधिवेशन में ही भाषण देते हुए बाल गंगाधर तिलक ने यह कहा था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। आपको बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही यह स्टेटमेंट दिया था। इसके बाद अगला महत्व कांग्रेस के इस वार्षिक अधिवेशन का यह है कि कांग्रेस में जो फूट पड़ी थी 1907 में, कांग्रेस जो गरम दल और नरम दल में बट गया था, कांग्रेस जो उदारवादी और उग्रवादी विचारधारा में बट गया था, कांग्रेस जो 2 वर्गों में बट गया था, फिर से कांग्रेस एक 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ। बाल गंगाधर तिलक, श्रीमती एनी बेसेंट, इन सभी लोगों के प्रयास से कांग्रेस के गरम दल और नरम दल वाले 1916 के लखनऊ अधिवेशन में एक हो पाए। इसके बाद 1916 के वार्षिक अधिवेशन का महत्व इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस के 1916 के लखनऊ के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था जिसे इतिहास में लखनऊ समझौता कहा जाता है। क्या है लखनऊ समझौता, इसको आप थोड़ा सा समझिएगा। देखिए हुआ क्या था, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन 1908 में जब अमृतसर में हुआ था तो मुस्लिम लीग ने 1908 के अमृतसर अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार से यह मांग किया कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया जाए। और जब यह मांग की गई तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1909 के मार्ले मिंटो एक्ट के तहत या 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया। जब मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया तो कांग्रेस उसे स्वीकार नहीं किया। और जब कांग्रेस स्वीकार नहीं किया तो मुस्लिम लीग ने कहा कांग्रेस को कि जब अंग्रेजों के द्वारा दिए गए अधिकारों से कांग्रेस सहमत नहीं है तो हम देश की आजादी में कांग्रेस का साथ नहीं देंगे। तो अब कांग्रेस अपना देश की आजादी के लिए अलग आवाज बुलंद करने लगा और मुस्लिम लीग अंग्रेजों का समर्थन करने लगा। इन चीजों को मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा और मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को समझाया और मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयास से ही 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ जिसे लखनऊ समझौता कहते हैं। लखनऊ समझौता के तहत कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को दिए जाने वाले पृथक निर्वाचन के अधिकार को स्वीकृति प्रदान किया। बदले में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस को यह कहा कि कांग्रेस जो देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रही है उसमें हम कांग्रेस का साथ देंगे। तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, लखनऊ समझौता। जिस समझौता के तहत कांग्रेस ने मुसलमानों को दिए जाने वाले पृथक निर्वाचन के अधिकार को स्वीकृति प्रदान किया। और इस लखनऊ समझौता का विरोध मदन मोहन मालवीय ने किया था। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता मोहम्मद अली जिन्ना ने करवाया। जिन्ना के इसी काम को देखते हुए श्रीमती सरोजनी नायडू ने जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहकर पुकारी। और आपको कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में संबंध जो मिठास भरा रहा है, जो गहरा संबंध रहा है, वह 1916 से 1922
1916 से 1922 की अगर आप बात करेंगे तो इस अवधि के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है जो संबंध रहा है काफी गहरा संबंध रहा है। इस अवधि के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सदस्य कंधा से कंधा मिलाकर एक दूसरे को सहयोग करने का काम किया करते थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो संबंध था ना जीएफ बीएफ वाला था। जैसे जीएफ बीएफ में क्या होता है, जब नया नया प्यार होता है, जब मैच्योर हो जाते हैं तब जब प्यार होता है उसका तो अलग बात है। मैच्योर होने के बाद जब प्यार होता है तो उसमें आप 1 महीना तक भी बात नहीं कीजिएगा तो कोई दिक्कत ना है। लेकिन जब शुरुआती दौर का 9वां-10वां का प्यार होता है उसमें समझ गए, उसमें अगर 1 दिन बात नहीं किए तो खाना उना नहीं पचने लगता है, समझ रहे हैं ना। तो एकदम लगता है दिन सुना सुना रात अंधेरा अंधेरा, समझे। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संबंध जीएफ बीएफ वाला था। कभी ब्रेकअप होता था कभी पैचअप होता था, समझ गए, कभी ब्रेकअप कभी पैचअप। लेकिन हाँ 1924 में मुस्लिम लीग कांग्रेस से सदा के लिए ब्रेकअप कर लिया, उसके बाद फिर दोबारा पैचअप नहीं किया। लेकिन 1924 से पहले ब्रेकअप पैचअप का दौर जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच चलता रहा था, समझ गए। तो ये तमाम रीजन है। और एक बात आप यहां पर याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संदर्भ में मतैक्य का काल, मतैक्य का काल मतलब मित्रता का काल, मित्रता काल कब से कब के कालखंड को कहा जाता है, तो मित्रता का कालखंड कहा जाता है 1916 से 1922, 1916 से 1900। अब देखिए यहां तक चीजों को याद कर लेते हैं फिर बढ़ेंगे इससे आगे। 1911 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ, कहां हुआ है? 1911 के कोलकाता के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया, किसने किया है, किसने किया है? पंडित विशन नारायण धर ने। कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान जनगण मन गाया गया? 1911 का कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पहली बार जो है राष्ट्रगान जनगण मन गाया गया? 1911 का। 1912 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ, कहां हुआ? अध्यक्षता किसने किया, अध्यक्षता किसने किया? ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस के जनक या पिता किस वार्षिक अधिवेशन में कहा गया? ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का जनक या पिता किस वार्षिक अधिवेशन में कहा? अब देखिएगा 1913-14 का वार्षिक अधिवेशन उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग याद कर लेते हैं, ठीक है। 1913 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? 1913 में अध्यक्षता किसने किया, अध्यक्षता किसने किया? चलिए 1914 में कहां हुआ? 1914 में अध्यक्षता किसने किया, अध्यक्षता किसने किया? 1915 में आए, 1915 में, 1915 में अध्यक्षता किसने किया, अध्यक्षता किसने किया? लॉर्ड वेलिंगटन कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में भाग लिया? लॉर्ड वेलिंगटन कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में भाग लिया? 1915 का लॉर्ड वेलिंगटन किस वार्षिक अधिवेशन में भाग लिया? किस भारतीय वायसराय ने कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में भाग लिया? लॉर्ड वेलिंगटन। किस भारतीय वायसराय ने कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में भाग लिया? लॉर्ड। 1916 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? 1916 में अध्यक्षता किसने किया, अध्यक्षता किसने किया? कब से कब के कालखंड को कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संदर्भ में मतैक्य का काल कहा जाता है? मतैक्य का काल। कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में गरम और नरम दल दोनों एक हो गए? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता किस वार्षिक अधिवेशन में? सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहकर पुकारी? आए? सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहकर पुकारी? राजकुमार शुक्ल की मुलाकात गांधी जी से कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ? 1916 का। तो गांधी जी की मुलाकात राजकुमार शुक्ल से कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुई? 1916 का।
लखनऊ का वार्षिक अधिवेशन। चलिए ठीक है, इसके बाद आगे बतलाइएगा आप हमको कि यह नारा किसका है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा किस अधिवेशन में दिया? 1916 का। क्लियर है ये बात? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो लखनऊ समझौता हुआ, लखनऊ समझौता का विरोध किसने किया? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो लखनऊ समझौता हुआ, लखनऊ समझौता का विरोध किसने किया? मदन मोहन। यहां तक याद हुआ? इसके बाद 1917 देखिए, क्या हो रहा है जी? क्या हुआ? सब लोग पीडीएफ लाए हैं ना? पीडीएफ ऊपर कीजिए तो, हाथ ऊपर कीजिए। हाँ सब लाए, बाहर बहादुर सब। चलिए देखिए, जो याद नहीं होगा उसको जो है लिख करके याद कीजिए, कल न बताए हैं। हाँ बीच बीच में बहुत बढ़िया बात बताते हैं, तो उस सबको विशेष ध्यान में रखिए, समझे? अब आगे आइए, 1917 की अगर हम लोग बात करें तो 1917 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ कोलकाता में। 1917 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ कोलकाता में। 1917 में जो कोलकाता में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ, इस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की। एनी बेसेंट ने की। देखिए हुआ क्या था, सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास के क्षेत्र में होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ की, और उस होम रूल लीग आंदोलन का लक्ष्य था स्वराज्य की प्राप्ति या स्वशासन की प्राप्ति। और उस होम रूल लीग आंदोलन की वजह से ही एनी बेसेंट काफी ज्यादा लोकप्रिय हुई। उनकी इसी लोकप्रियता की वजह से कांग्रेस ने 1917 के कोलकाता के वार्षिक अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया। और इससे पहले, एनी बेसेंट से पहले, कोई भी महिला कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी, जिस वजह से एनी बेसेंट को लेकर के हम यह कह सकते हैं एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। और एनी बेसेंट आयरलैंड की रहने वाली थी, और कांग्रेस का सदस्य बनी थी, कांग्रेस को ज्वाइन की थी। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की समर्थक हुआ करती थी एनी बेसेंट। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की समर्थक एनी बेसेंट हुआ करती थी। इसके बाद वर्ष 1918। अब यहां पर सुनिएगा, समझिएगा गुरुजी लोग, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय यह फिक्स किया गया था कि एक वर्ष में कांग्रेस का सिर्फ एक बार वार्षिक अधिवेशन आयोजित होगा। लेकिन बाद में जाकर के 1917 के बाद कांग्रेस ने यह तय किया कि विशेष मुद्दा पर चर्चा के लिए विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है। किसी विशेष मुद्दा पर चर्चा के लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है। और पहली बार कांग्रेस का विशेष अधिवेशन 1918 में आयोजित हुआ। पहली बार कांग्रेस का विशेष अधिवेशन 1918 में आयोजित हुआ, 1918 में। और 1918 में पहली बार कांग्रेस का विशेष अधिवेशन मुंबई में आयोजित हुआ। 1918 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन पहली बार मुंबई में आयोजित हुआ। हम करेक्शन करवाए थे, नहीं किया है क्या? अच्छा रुकिए ना, मारेंगे, पढ़ने भी नहीं आता है। ठीक तो है। 1918 का वार्षिक अधिवेशन उससे ठीक पहले 1917 के वार्षिक अधिवेशन और 1918 के वार्षिक अधिवेशन के बीच में विशेष अधिवेशन हेडिंग नहीं मारा हुआ है? लिखा हुआ तो है, नहीं है तो फिर छूटा हुआ है।
है ना? तो ऐसे काहे आवाज उठाते? चलिए आइए आइए समझिएगा। 1918 में पहली बार कांग्रेस का विशेष अधिवेशन मुंबई में आयोजित हुआ और मुंबई में यह विशेष अधिवेशन मॉन्टेग्यू घोषणा पर विचार विमर्श करने के लिए हुआ था। देखिए 1917 ईस्वी के समय भारत के भारत सचिव पद पर थे लॉर्ड मॉन्टेग्यू। लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने अगस्त 1917 ईस्वी में जो घोषणा किया उसी को मॉन्टेग्यू घोषणा कहा जाता है। मॉन्टेग्यू घोषणा पर विचार विमर्श करने के लिए ही 1918 में मुंबई में विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया और यह पहला विशेष अधिवेशन था और इस विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किया था हसन इमाम ने। हसन इमाम ने कांग्रेस के इस विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किया। मॉन्टेग्यू घोषणा पर विचार विमर्श हुआ। कांग्रेस के उदारवादी नेताओं ने मॉन्टेग्यू घोषणा को सही ठहराया और उदारवादी नेताओं ने यह कहा यह तो मैग्ना कार्टा है, महाधिकार पत्र है, क्योंकि मॉन्टेग्यू घोषणा में कहा गया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट धीरे धीरे भारत में उत्तरदायी सरकार का गठन करेगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार का गठन करेगा। तो मॉन्टेग्यू घोषणा पर विचार विमर्श करने के लिए ही यह विशेष अधिवेशन आयोजित हुआ। इस विशेष अधिवेशन में कांग्रेस के उदारवादी नेताओं ने मॉन्टेग्यू घोषणा को स्वीकार किया और उसे भारत के लिए मैग्ना कार्टा माना। लेकिन कांग्रेस के जो उग्रवादी विचारधारा के नेता थे, कांग्रेस के उग्रवादी विचारधारा के नेताओं ने मॉन्टेग्यू घोषणा का विरोध किया और उग्रवादी नेताओं में बाल गंगाधर तिलक ने मॉन्टेग्यू घोषणा को लेकर यह कहा यह सूर्यविहीन उषा काल के समान है, मतलब इसमें कुछ नहीं है। यानी उनका मानना था कि यह उस सुबह के जैसा है जिस सुबह में सूर्य का उदय हुआ ही नहीं है, और जब सूर्य का उदय नहीं हुआ है तो उस सुबह का कोई महत्व नहीं है। आप कितनों मेहनती हैं, आप कितनों इंटेलिजेंट हैं, आपका रिजल्ट नहीं हुआ तो आपका कोई महत्व नहीं है। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, आप समझ गए। तो कांग्रेस के उग्रवादी नेताओं ने मॉन्टेग्यू घोषणा को अस्वीकार कर दिया और इसे सूर्यविहीन उषा काल कहा। तो उदारवादी स्वीकार कर रहा है, उग्रवादी विरोध कर रहा है। तो फिर से कांग्रेस दो भागों में बट गया। यह कांग्रेस में दूसरी फूटी हुई मानी जाती है। तो कांग्रेस में दूसरी बार फूट 1918 के मुंबई के वार्षिक अधिवेशन में हुआ। मॉन्टेग्यू घोषणा को लेकर विशेष अधिवेशन में हुआ। कांग्रेस में दूसरी बार फूट 1918 के मुंबई के विशेष अधिवेशन में हुआ। मॉन्टेग्यू घोषणा को लेकर के फूट हुआ। इसके बाद वर्ष 1918 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन देखा जाए तो 1918 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ दिल्ली में। 1918 ईस्वी में कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन दिल्ली में हुआ, इस वार्षिक अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था बाल गंगाधर तिलक को। लेकिन तिलक वेलेंटाइन सिरोल केस की पैरवी करने के लिए लंदन चले गए। वेलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था। इसी वजह से तिलक ने वेलेंटाइन सिरोल पर मुकदमा किया और उसी मुकदमा की पैरवी के लिए तिलक चले गए 1918 में लंदन। तो तिलक अनुपस्थित थे। तिलक की अनुपस्थिति के वजह से कांग्रेस के इस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किया मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है। इसके बाद 1919 का ईस्वी भारतीय इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर के प्रसिद्ध है। 1919 का ईस्वी भारतीय इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर प्रसिद्ध है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां हुआ है? अमृतसर में। कहां हुआ है? अमृतसर में। तो कांग्रेस ने 1919 में अपना वार्षिक अधिवेशन अमृतसर में आयोजित किया। कांग्रेस ने
1919 में अपना वार्षिक अधिवेशन पंजाब के अमृतसर में आयोजित किया और पंजाब के अमृतसर में जो 1919 में वार्षिक अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किया था मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू ने किया था और कांग्रेस के इस वार्षिक अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक अंतिम बार भाग लिए थे और कांग्रेस ने अपने इस वार्षिक अधिवेशन में जलियांवाला बाग हत्याकांड की आलोचना की थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो है आपको कांग्रेस ने आलोचना की थी या भर्त्सना की थी। तो 1919 के अमृतसर अधिवेशन में ही कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की आलोचना की। 1919 में हुआ है जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो स्वाभाविक सी बात है उसी वर्ष जो है उसकी आलोचना की जाएगी। इसके बाद वर्ष 1920 की अगर हम लोग बात करें तो वर्ष 1920 में भी कांग्रेस का 2 अधिवेशन हुआ, एक वार्षिक अधिवेशन हुआ और एक विशेष अधिवेशन हुआ। तो 1920 के विषय में आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इतना याद करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। 1917 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? 1917 में अध्यक्षता किसने की है? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कहां की रहने वाली है? आयरलैंड ना। चलिए ठीक है। इसके बाद आगे बताइएगा, पहली बार कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कब हुआ? पहली बार कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कब हुआ? कहां हुआ? अध्यक्षता किसने किया? 1918 के कांग्रेस के मुंबई के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? और इस विशेष अधिवेशन में किस घोषणा पर चर्चा किया गया था? मॉन्टेग्यू। किस पर चर्चा किया गया था? मॉन्टेग्यू। कांग्रेस में दूसरी बार फूट कब पड़ी है? 1918 के मुंबई के और कांग्रेस के उदारवादियों ने मॉन्टेग्यू घोषणा को स्वीकार किया ना जी, और उदारवादियों ने मॉन्टेग्यू घोषणा को मैग्ना कार्टा कहा ना। कांग्रेस के उदारवादियों ने मॉन्टेग्यू घोषणा को क्या कहा? और उग्रवादियों ने विरोध किया। बाल गंगाधर तिलक ने मॉन्टेग्यू घोषणा को सूर्यविहीन उषाकाल कहा। मॉन्टेग्यू घोषणा को सूर्यविहीन उषाकाल की संज्ञा किसने दी? 1919 में इसके बाद 1918 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? 1918 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? अध्यक्षता किसने किया? 1919 के अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? 1919 के अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के किस अधिवेशन में अंतिम बार भाग लिए? 1919 का अमृतसर का वार्षिक अधिवेशन। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में अंतिम बार भाग लिए? 1919 का अमृतसर का वार्षिक अधिवेशन। इसके बाद जो है कांग्रेस ने किस वार्षिक अधिवेशन में जलियांवाला बाग हत्याकांड की आलोचना की थी? किसमें? 1919 के अमृतसर। क्लियर है ना? आगे 1920 की अगर हम लोग बात करें तो 1920 ईस्वी में कांग्रेस का 2 वार्षिक अधिवेशन हुआ। एगो विशेष अधिवेशन हुआ और एगो वार्षिक अधिवेशन हुआ। 1920 में कांग्रेस का अगर विशेष अधिवेशन देखा जाए तो 1920 ईस्वी में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ कोलकाता में, और 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन जो कोलकाता में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किया था लाला लाजपत राय। और देखिए, लाल बाल पाल, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल। इन तीनों में अगर देखा जाए तो सिर्फ एक लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किया है। उसके अलावा ना तो बाल गंगाधर तिलक और ना ही बिपिन चंद्र पाल, किसी ने भी कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की है। उसमें भी जो लाला लाजपत राय है, उन्होंने कांग्रेस के 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किया। फिर 1920 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन अगर देखा जाए
तो 1920 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ महाराष्ट्र के नागपुर में। 1920 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ महाराष्ट्र के नागपुर में। और महाराष्ट्र के नागपुर में जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किया था विजय राघवाचारी ने किया था। और इस अधिवेशन का काफी ऐतिहासिक महत्व है। इस अधिवेशन का ऐतिहासिक महत्व क्यों है? कांग्रेस ने अपने 1920 के नागपुर के वार्षिक अधिवेशन में ही इस प्रस्ताव को पारित किया था कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस असहयोग आंदोलन चलाएगी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस असहयोग आंदोलन चलाएगा। इस प्रस्ताव को कांग्रेस ने 1920 के नागपुर अधिवेशन में पारित किया था। 1920 के नागपुर अधिवेशन में पारित किया था। फिर 1921 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ। 1921 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो अहमदाबाद में हुआ, इस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किया था हकीम अजमल खान ने। हकीम अजमल खान ने कांग्रेस के इस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किया। फिर 1922 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बिहार के गया में हुआ और इसकी अध्यक्षता किया था CR दास ने, चित्तरंजन दास ने किया था। इसके बाद 1923 ईस्वी की अगर हम लोग बात करें तो 1923 ईस्वी में कांग्रेस का 2 अधिवेशन हुआ। एगो विशेष अधिवेशन हुआ और एगो वार्षिक अधिवेशन हुआ। 1923 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन अगर देखा जाए तो 1923 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था आपको दिल्ली में। विशेष अधिवेशन दिल्ली में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किया था मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। और ये कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष रहे हैं। जब ये कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे उस समय इनका उम्र था मात्र 35 वर्ष। मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म सऊदी अरब में हुआ है 1888 ईस्वी में। 1888 में जन्म हुआ और 1923 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। तो 1888 से 1923 देख लीजिए, 35 वर्ष का अंतर है। तो मात्र 35 वर्ष की अवस्था में या मात्र 35 वर्ष की उम्र में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कांग्रेस के 1923 के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किया। और यहां पर भी कांग्रेस में फूट पड़ने वाली थी, लेकिन फूट होने से आपको बच गई। मौलाना अबुल कलाम आजाद अपनी दूरदर्शिता के वजह से कांग्रेस में फूट नहीं पड़ने दिया। वही 1923 में अगर देखा जाए कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, तो 1923 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ है आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। 1923 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता किया था मौलाना मोहम्मद अली। और एक बात याद रखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना अलग है और मोहम्मद अली अलग है। जैसे रास बिहारी बोस अलग है, रास बिहारी घोष अलग है, वैसे ही मोहम्मद अली जिन्ना अलग है और मोहम्मद अली अलग है। तो मोहम्मद अली जिन्ना नहीं बल्कि मौलाना मोहम्मद अली ने 1923 के कांग्रेस के 1923 के काकीनाडा के वार्षिक अधिवेशन की जो है आपको अध्यक्षता किया। क्लियर है? तो अब यहां तक याद कर लेते हैं, फिर इससे बढ़ेंगे आगे। चलिए, लाल बाल पाल में से किसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया? किसने? लाल बाल पाल में से किसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की? लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? 1920 का कोलकाता का विशेष अधिवेशन। 1920 का कोलकाता का लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया है? 1920 के कोलकाता का विशेष अधिवेशन। इसके बाद 1920 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ है? अध्यक्षता किसने किया है? और कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में इस प्रस्ताव को पारित किया कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाए जाएंगे? महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाए जाएंगे, इस प्रस्ताव को कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पारित? 1920 का। 1921 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? अध्यक्षता किसने किया? हकीम अजमल खान ने। इसके बाद 1922 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? बिहार के गया। 1922 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ?
बिहार के अध्यक्षता किसने किया? अध्यक्षता किसने किया? 1923 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहां हुआ? विशेष अधिवेशन अध्यक्षता किसने किया? मौलाना अबुल कलाम, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद जब कांग्रेस के 1923 के दिल्ली के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, उस समय उनका उम्र क्या था? उम्र क्या था? 1923 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन कहां हुए? कहां हुए हैं? 1923 के कांग्रेस के काकीनाडा के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? किसने किया है? मौलाना मोहम्मद। क्लियर है? इससे आगे 1924 की अगर बात की जाए तो 1924 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था। कर्नाटक के बेलगांव में 1924 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था और कांग्रेस के इस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया। महात्मा गांधी ने किया और महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की है और जो सिर्फ एक बार कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किया है वह है 1924 का कर्नाटक का बेलगांव का वार्षिक अधिवेशन। और इसी वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों सदा के लिए अलग हो गए। दोनों सदा के लिए अलग हो गए और जब दोनों सदा के लिए अलग हो गए तो फिर दोनों एक कभी भी नहीं हुआ। इसके बाद 1925 की अगर हम लोग बात करें तो 1925 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था उत्तर प्रदेश के कानपुर में। उत्तर प्रदेश के कानपुर में और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी श्रीमती सरोजनी नायडू ने। श्रीमती सरोजनी नायडू ने और यह भारतीय महिला थी। सरोजनी नायडू भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की है। सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला हुई जिन्होंने कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की जो है आपको अध्यक्षता की है। अब इसके बाद आप देखिएगा 1925 के कांग्रेस के कानपुर के वार्षिक अधिवेशन में ही हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को रखा था, लेकिन कांग्रेस उस पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित नहीं कर सका। कांग्रेस पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित नहीं कर सका कांग्रेस। लेकिन पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के इसी वार्षिक अधिवेशन में जो है आपको रखा गया था, परंतु पारित नहीं किया जा सका। इसके बाद 1926 की अगर हम लोग बात करें तो 1926 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ असम के गुवाहाटी में। असम के गुवाहाटी में हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था आपको श्रीनिवास आयगार ने किया था। इसके बाद 1927 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ मद्रास में। 1927 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मद्रास में हुआ, मद्रास के इस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर एम ए अंसारी ने किया था। डॉक्टर एम ए अंसारी ने किया था और कांग्रेस के 1927 के मद्रास अधिवेशन में ही कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पारित किया कि साइमन कमीशन आयोग का जो भारत आगमन होगा उसका विरोध करेगा कांग्रेस, उसका विरोध कांग्रेस करेगा। देखिए साइमन कमीशन आयोग का गठन 8 नवंबर 1927 को लंदन में हुआ था। उसमें 7 सदस्य था, सातों के सातों अंग्रेज थे, एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। इसी वजह से कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पारित किया कि साइमन कमीशन आयोग के भारत आगमन का विरोध किया जाएगा। तो साइमन कमीशन आयोग के भारत आगमन का विरोध किया जाएगा, यह प्रस्ताव कांग्रेस ने 1927 के मद्रास के वार्षिक अधिवेशन में पारित किया। इसके बाद 1928 की अगर हम लोग बात करें तो वर्ष 1928 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ कोलकाता में और 1928 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कोलकाता में हुआ, इस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया था। मोतीलाल नेहरू ने किया था और कांग्रेस के इस वार्षिक अधिवेशन में ही कांग्रेस के लिए एक अलग विदेश विभाग का गठन किया गया था। कांग्रेस के लिए एक अलग विभाग विदेश विभाग का गठन किया गया था। इसके बाद 1928 के बाद 1929 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था पाकिस्तान के लाहौर में। 1929 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था, इस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किया था जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के कांग्रेस के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किया। इस वार्षिक अधिवेशन का खासा महत्व है। कांग्रेस ने अपने 1929 के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन में ही यह प्रस्ताव पारित किया कि कांग्रेस का लक्ष्य अब पूर्ण स्वराज्य है।
मतलब कांग्रेस को अब पूरी की पूरी आजादी चाहिए, उससे कम कांग्रेस को कुछ भी नहीं चाहिए। कांग्रेस को पूरी की पूरी आजादी चाहिए, उससे कम कुछ भी कांग्रेस को नहीं चाहिए। एक तो यह प्रस्ताव पारित किया गया। दूसरा प्रस्ताव यह पारित किया गया कि जब तक देश को पूर्ण स्वराज नहीं मिल जाता है तब तक प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इसी घोषणा के तहत पहली बार 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत वर्ष में स्वाधीनता या स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। इसके बाद 1929 के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन में ही यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाएगा। महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाएगा। इसके बाद वर्ष 1930 की अगर हम लोग बात करें तो वर्ष 1930 ईस्वी में कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ। वर्ष 1930 में कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ। आगे वर्ष 1931 के वार्षिक अधिवेशन पर आएंगे, लेकिन उससे पहले चीजों को याद करते हैं, ठीक है। आइए, 1924 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? कहां हुआ है? 1924 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? इसकी अध्यक्षता किसने किया? 1924 के कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? किसने की है? महात्मा गांधी ने कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कितनी बार किया? कितनी बार किया है? कितनी बार किया है? एक बार कब किया? 1924 का। 1925 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? 1925 में। अध्यक्षता किसने किया? अध्यक्षता किसने किया? कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी, कंफ्यूजन नहीं ना है? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी। 1926 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? कहां हुआ? अध्यक्षता किसने किया? श्रीनिवास आयगार। किसने किया? 1927 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? 1927 में। अध्यक्षता किसने किया? किसने किया? कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया कि साइमन कमीशन आयोग के भारत आगमन का विरोध करेंगे? 1927 का मद्रास का वार्षिक अधिवेशन। कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया कि साइमन कमीशन आयोग के भारत आगमन का विरोध करेंगे? 1928 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? कहां हुआ? अध्यक्षता किसने किया? और कांग्रेस के लिए विदेश विभाग का गठन हुआ था। कांग्रेस के लिए अलग से विदेश विभाग का गठन किस वार्षिक अधिवेशन? 1928 का कोलकाता। 1928 का। 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? कहां हुआ? अध्यक्षता किसने किया? अध्यक्षता किसने किया? कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया? कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया? पहली बार पूरे भारतवर्ष में स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1900। पहली बार पूरे भारतवर्ष में स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? पहली बार पूरे भारतवर्ष में स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया कि गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाए? 1929 का लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया कि गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए जाएंगे? 1930 में कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन हुआ? नहीं ना हुआ। चलिए आगे। 1931 की अगर हम लोग बात करें तो 1931 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ है पाकिस्तान के कराची में। 1931 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ है पाकिस्तान के कराची में। और पाकिस्तान के कराची में जो हुआ था, इसकी अध्यक्षता किया था सरदार पटेल ने। इसकी अध्यक्षता किया था सरदार पटेल ने। इस अधिवेशन का महत्व किन किन दृष्टिकोणों से है, आप इसको समझिएगा। देखिए, इस अधिवेशन का महत्व इसलिए है
क्योंकि इस अधिवेशन के जरिए कांग्रेस ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से मौलिक अधिकार की मांग किया। इस अधिवेशन के जरिए कांग्रेस ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से मौलिक अधिकार की मांग किया। दूसरा, इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता को स्वीकृति प्रदान किया गया। तीसरा, इस अधिवेशन में भाग लेने के लिए जब गांधी जी जा रहे थे तो उन्हें पंजाब के क्षेत्र में काला झंडा दिखाया गया, क्योंकि पंजाब के युवाओं का मानना था कि गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने का प्रयास नहीं किया। इसी वजह से पंजाब के युवाओं ने गांधी जी को काला झंडा दिखाया। और जो काला झंडा होता है वह होता है आपको विरोध का प्रतीक होता है। गांधी जी को अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार यहीं पर जो है काला झंडा दिखाया गया। और गांधी जी जब इस अधिवेशन में बोल रहे थे तो इस अधिवेशन में बोलते हुए ही गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। कांग्रेस के इसी वार्षिक अधिवेशन में महात्मा गांधी ने यह बात कहा था। तो इन तमाम कारणों से 1931 का कराची अधिवेशन महत्वपूर्ण है। इसके बाद 1932 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ दिल्ली में। दिल्ली में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1932 में हुआ, इस वार्षिक अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था मदन मोहन मालवीय को। लेकिन उस समय मदन मोहन मालवीय जेल में बंद थे और मदन मोहन मालवीय के जेल में बंद होने के कारण कांग्रेस के इस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता अमृतलाल रणछोड़ दास सेठ ने किया। अमृतलाल रणछोड़ दास सेठ ने किया। इसके बाद 1933 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कोलकाता में हुआ और कांग्रेस के इस वार्षिक अधिवेशन का भी अध्यक्ष बनाया गया था मदन मोहन मालवीय को ही। लेकिन इस समय में भी मदन मोहन मालवीय जेल में ही बंद थे। इसी वजह से कांग्रेस के इस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता ने की। श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता ने की। और देखा जाए तो कुल 3 महिला हुई जिन्होंने कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की है। एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, नलिनी सेन गुप्ता। एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, नलिनी सेन गुप्ता, ये 3 महिला हुई जिन्होंने कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की है। इसके बाद 1934 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ मुंबई में। और 1934 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मुंबई में हुआ, कांग्रेस के इस मुंबई के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई। किसके द्वारा? राजेंद्र प्रसाद। फिर 1935 में कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ। इसके बाद 1936 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ लखनऊ में। 1936 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? लखनऊ में। और इसकी अध्यक्षता किया था जवाहरलाल नेहरू ने। देखिए 1916 में जब लखनऊ में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हो रहा था लखनऊ में, तो इस दौरान ही अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में किया गया था। और इस दौरान ही कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन किया गया था। और इसी अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था कि मैं समाजवादी हूं और मैं भारत में समाजवादी राज्य की स्थापना करना चाहता हूं और भारत की हर समस्या का समाधान समाजवाद है। ये स्टेटमेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कांग्रेस के इसी अधिवेशन में दिया गया था। इसके बाद वर्ष 1937 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन महाराष्ट्र के फैजपुर में हुआ था। फैजपुर महाराष्ट्र का एक गांव था। और कांग्रेस के इस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और यह गांव में आयोजित कांग्रेस का प्रथम वार्षिक अधिवेशन है। इससे पहले हमेशा कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन शहर में आयोजित हुआ करता था, लेकिन पहली बार 1937 में फैजपुर में वार्षिक अधिवेशन गांव में आयोजित किया गया। गांव में आयोजित करने के पीछे कारण क्या थे? तो 1937 में प्रांतों में विधानसभा के चुनाव होने थे और चुनाव में जो है प्रत्यक्ष तौर पर भारत के किसान सब भी मतदान करते, तो किसानों को लुभाने के लिए जो है गांव में आपको कांग्रेस अपना वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया था। और कांग्रेस अपने इस वार्षिक अधिवेशन में 13 अस्थायी कृषि विधेयक भी जो है आपको पारित किया था। समझ गए? तो ये है, यहां तक अब आइए याद करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। 1931 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? 1931 में कहां हुआ है? 1931 के कराची के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया है? 1931 के कांग्रेस के कराची के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने?
कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता को स्वीकृति प्रदान की गई? गांधी इरविन समझौता को स्वीकृति प्रदान की गई 1931 का कराची अधिवेशन। ठीक है, इसके बाद अब आगे बतलाइएगा, गांधी जी ने किस अधिवेशन में कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं? 1931 के 1932 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? अध्यक्षता किसने किया? 1932 में कहां हुआ? अध्यक्षता किसने किया? 1933 में। 1933 में अध्यक्षता किसने की? अध्यक्षता किसने की? कितनी महिलाओं ने कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की है? कौन कौन? आगे 1934 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? 1934। अध्यक्षता किसने की है? 1935 में कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन हुआ? 1935 में हुआ? नहीं ना हुआ। 1936 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? कहां हुआ? अध्यक्षता किसने की? और इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए किसने यह कहा था कि मैं समाजवादी हूं और भारत में समाजवादी राज्य की स्थापना करना चाहता? जवाहरलाल। कांग्रेस का गांव में आयोजित प्रथम वार्षिक अधिवेशन 1937 फैजपुर। कांग्रेस का गांव में आयोजित प्रथम वार्षिक अधिवेशन 1937 फैजपुर। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? किसने किया है? जवाहरलाल नेहरू ने। अब इसके बाद 1938 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ हरिपुरा में। हरिपुरा भी एक गांव था, यह गुजरात का एक गांव था हरिपुरा। तो 1938 का कांग्रेस का हरिपुरा का वार्षिक अधिवेशन जो है गांव में आयोजित दूसरा वार्षिक अधिवेशन है, इसकी अध्यक्षता की है सुभाष चंद्र बोस ने। और इसी अधिवेशन के दौरान राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया और राष्ट्रीय नियोजन समिति के प्रथम अध्यक्ष बनाया गया जवाहरलाल नेहरू को। इसके बाद 1939 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में हुआ। मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में हुआ और मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में 1939 ईस्वी में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था, महात्मा गांधी कांग्रेस के इस वार्षिक अधिवेशन का अध्यक्ष पट्टाभी सीतारामैया को बनाना चाहता था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के इस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता करना चाहते थे। गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस दोनों का अपना अपना राजनीतिक हैसियत था, अपना अपना महत्व था और कांग्रेस दोनों को नाराज नहीं करना चाहता था। इसी वजह से कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने यह निर्णय लिया कि 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, यह चुनाव तय करेगा। अध्यक्ष पद को लेकर के चुनाव होगा और जिसकी जीत होगी वो अध्यक्षता करेगा। और फिर चुनाव हुए और उस चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को 203 मतों से पराजित कर दिया और अंततः 1939 के त्रिपुरी के वार्षिक अधिवेशन की भी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने ही किया। इसके बाद 1940 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन झारखंड के रामगढ़ में हुआ और झारखंड के रामगढ़ में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ, इस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता अगर देखा जाए तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया, मौलाना आजाद ने किया। और 1940 के बाद 41, 42, 43, 44, 45 तक कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ, क्योंकि इस समय द्वितीय विश्व युद्ध हो रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध होने के कारण जो है 1940 के बाद 1946 ईस्वी तक कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ और अंततः 1940 से 1946 के बीच लगातार 6 वर्षों तक मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है आपको कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर है। मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर है। और इस अवधि के दौरान क्रिप्स मिशन योजना का भारत आगमन हुआ या कैबिनेट मिशन योजना का भारत आगमन हुआ या बेबेल योजना आया, सभी पर कांग्रेस के तरफ से वार्ताकार मौलाना अबुल कलाम आजाद ही हुआ करते थे, क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर यही थे। इसके बाद 1946 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ मेरठ में। 1946 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया जेबी कृपलानी ने। किसने किया? जेबी कृपलानी ने। जेबी कृपलानी ने किया। और आपको जेबी कृपलानी आगे
1947 में तब भी कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब भारत को आजादी मिली थी। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ था तो कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, और उससे ठीक एक दिन पहले जब भारत का विभाजन हुआ था तो उस समय में भी कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी ही थे। तो देश को आजादी मिलने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी, और जब देश का विभाजन हुआ था उस समय भी जेबी कृपलानी। और 1947 में, दिसंबर 1947 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन दिल्ली में बुलाया गया था, उसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने किया। इसके बाद 1948 की अगर हम लोग बात करें तो 1948 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ जयपुर में। इसकी अध्यक्षता किया था पट्टाभी सीतारमैया ने, और पट्टाभी सीतारमैया ने ही कांग्रेस का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस नामक पुस्तक की रचना की। हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस नामक पुस्तक की रचना की। फिर इसके बाद 1950 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ महाराष्ट्र के नासिक में। महाराष्ट्र के नासिक में हुआ, और इसकी अध्यक्षता किया आपको पुरुषोत्तम दास टंडन ने। पुरुषोत्तम दास टंडन ने जो है आपको कांग्रेस के 1950 के नासिक के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किया। और आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, सोनिया गांधी, के कामराज, राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये सभी कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे हैं, और वर्तमान में जो है कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर है आपको मल्लिकार्जुन खड़गे। समझ गए? तो ये चीज है। और एक बात याद रखिएगा, जब देश आजाद हो गया था तो महात्मा गांधी ने यह विचार दिया था कि कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, लेकिन कांग्रेस को समाप्त नहीं किया गया। वही कांग्रेस आज भी जो है आपको अस्तित्व में है। क्लियर है ये बात? अब आइए इसको करते हैं याद। गांव में आयोजित दूसरा अधिवेशन 1938 का हरिपुरा अधिवेशन। गांव में आयोजित दूसरा अधिवेशन, गांव में आयोजित दूसरा अधिवेशन, अध्यक्षता किसने किया? अध्यक्षता किसने किया? 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के दौरान राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ था। राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? सुभाष चंद्र। इसके बाद त्रिपुरी कहां है? त्रिपुरी कहां है? हरिपुरा। हरिपुरा। 1940 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? कहां हुआ है? अध्यक्षता किसने किया? मौलाना अबुल कलाम। लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर कौन रहे? लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर कौन रहे? मौलाना अबुल कलाम। 1946 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? मेरठ। कहां हुआ है? कहां हुआ है? 1946 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? कहां हुआ है? 1946 के मेरठ के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? किसने किया है? आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष, आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष, भारत विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष। और दिसंबर 1947 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन जो दिल्ली में बुलाया गया था उसकी अध्यक्षता कौन किया? कौन किया? कौन किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद आगे बताइएगा कि 1948 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जयपुर में हुआ, इसकी अध्यक्षता कौन किया? पट्टाभी सीता। हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस नामक पुस्तक किसने लिखा? हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस नामक पुस्तक किसने लिखा? पट्टाभी सीता रमैया ने लिखा है। ठीक है। इसके बाद 1950 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन महाराष्ट्र के नासिक में हुआ है, इसकी अध्यक्षता कौन किया? कौन किया है? पुरुषोत्तम दास। वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष, वर्तमान में मल्लिकार्जुन। क्लियर है? चलिए, तो इस प्रकार कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन खत्म हुआ। अब देखिएगा कांग्रेस को लेकर के विभिन्न विद्वानों का तर्क, उसको थोड़ा समझाएंगे, समझा करके याद करवाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा। वो 5-10 स्टेटमेंट है, वो तो 1 सेकंड में हम दे सकते हैं, लेकिन समझा बुझा करके जो है याद करवाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसलिए उस स्टेटमेंट को छोड़ दीजिए, कल उस स्टेटमेंट को देख लेंगे। और इसके बाद कांग्रेस के नेतृत्व में जो
उग्रवादी आंदोलन या उदारवादी आंदोलन हुए हैं उसको भी देख लेंगे। कल हम लोग गांधी युग में इंटर कर जाएंगे, समझिए, कल गांधी युग में हम लोग इंटर कर जाएंगे, समझ गए। और फास्ट नहीं ना हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना है, ठीक है। हाँ, ऐसे ही चुन लिया गया लोकप्रियता के कारण, उनकी लोकप्रियता के कारण। देखिए कांग्रेस में जो अध्यक्ष बनता था ना, जिसकी लोकप्रियता जिस वर्ष ज्यादा होती थी उसी को अध्यक्ष बना दिया जाता था, चाहे वो कहीं भी रहे। लेकिन अगर वो उपस्थित नहीं हो पाते थे तो फिर दूसरा किसी को जो है कह देता था कि आप अध्यक्षता कर लीजिए, ठीक है, लोकप्रियता के कारण, ठीक है। चलिए अब सुनिए, आपको जो है कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन खत्म हो गया। घर पे जा करके मैपिंग कर लीजिएगा, ठीक है, घर पे जाकर के मैपिंग कर लीजिएगा, ब्लैंक मानचित्र लीजिएगा, शहर दिखा दीजिएगा, इसभी दिखा दीजिएगा और अध्यक्ष का नाम दर्शा दीजिएगा, ठीक है। और मैपिंग करके जो है ना रूम में साट दीजिएगा या कॉपी में साट लीजिएगा, मटेरियल में साट लीजिएगा, ताकि उसको जो है हमेशा देखते रहे। जैसे हम आपको मैप पे भारत के मानचित्र पर दिखाए हैं ना, ऐसे ही जो है करके आप अपना मैपिंग कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा 100%, समझ गए। तो मैपिंग आप लोगों को कर लेना है। क्या है, अभी गए हैं एकदम नौटंकी बतियाते हैं, अजीब हाल है, समझे। तो मैपिंग कर लीजिएगा आप लोग, और इसके बाद जो है आप आगे चीजों को समझिए कि हम आपको बोल रहे हैं आज के आज जाकर के घर पे, ये आपका होमवर्क है, आप इसको सब लोग अपना होमवर्क समझेंगे। भारत का ब्लैंक मानचित्र लेंगे और मैपिंग करेंगे, ये आपका होमवर्क है, समझिए, आपका होमवर्क है, क्लियर है। और कल हम चेक करेंगे ये होमवर्क, मानचित्र पर मैपिंग करके लाना है कांग्रेस के 1885 से 1950 तक के वार्षिक अधिवेशन को, ये आपका होमवर्क है, समझ गए। और इसके बाद जो है याद भी करना है, आज के आज इसका रिवीजन कर लेना है, और डेली टेस्ट देते रहना है। बिट्टू सर आ गए हैं, आज भी टेस्ट है, और डेली टेस्ट जो है आपको आज क्वेश्चन, और टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल पर जो है वीडियो थोड़ा लेट से डाला गया है। जो वीडियो एडिट करता है, वीडियो को थोड़ा बहुत एडिट करना पड़ता है, तब जाकर के यूट्यूब चैनल पर डलवाते हैं। तो एडिट करने वाला जो है वो छुट्टी पे चला गया है, घर चला गया है, इसी वजह से थोड़ा लेट से जो है आज वीडियो आपको आ पाया है। लेकिन डेली टेस्ट को आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है, यानी जो है राम भरोसे हिंदू होटल वाला काम मत कीजिए, डेली टेस्ट को ज्वाइन कीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में ज्वाइन कीजिए, समझ गए। होली तक तो हम दे देंगे, होली तक तो सारा वीडियो हम रिलीज करवा देंगे, क्वेश्चन भी रिलीज करवा देंगे, लेकिन होली के बाद हम थोड़े रिलीज करवाएंगे, नहीं करवाएंगे, समझ गए। तो आप जो है डेली टेस्ट को ज्वाइन कीजिए, अच्छे से कीजिए और सिलसिलेवार ढंग से चीजों को कीजिए, जैसे जैसे करवा रहे हैं। देखिए हम तो आपको सब चीज दे रहे हैं, आपको परीक्षा पास करने के लिए जितना जरूरत है उतना हम दे देंगे आपको, लेकिन उसको एक्सेप्ट करना, उसको रखना आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको चीजों को रखना पड़ेगा। और जब तक समग्रता से नहीं पढ़ेंगे, अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, समझ गए, तो फिर 100 में 80 लाने की स्थिति में आप नहीं रहेंगे, क्लियर है। तो अच्छे से पढ़िए और कुछ नहीं बोलेंगे। डेली टेस्ट का दे दिए हैं, लेट से गया है, आज हम नहीं पूछेंगे, लेकिन डेली टेस्ट वाला कल हम आपसे पूछेंगे। कल देखिए पूछेंगे, कल आपका पता चलेगा कि आप कितना पानी में है। कल एक तो होमवर्क दिए हैं मानचित्र पर मैपिंग करके लाने के लिए कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, और दूसरा कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन पूछेंगे, और साथ ही साथ जो है डेली टेस्ट का भी हम आपको कल क्वेश्चन पूछेंगे। सोमवार वाला कल पूछेंगे, क्योंकि वीडियो लेट से गया है, आप लोग नहीं किए होंगे, 2-2:30 बजे तो गए किया है, और 3 बजे से आपका क्लास है, तो आप कहां से किए होंगे। तो आज कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब आपका होमवर्क है, और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आगे अभी जो है आपको बिट्टू झा सर का क्लास है 5:30 बजे से, 15-20 मिनट के बाद जो है सर से आपकी मुलाकात होगी। आप अपना पढ़िए, मिलते हैं अगले क्लास में कल। धन्यवाद सभी लोगों का, हमको निकलने दीजिए, अकबकाइए नहीं ज्यादा।